आज हम इस वीडियो में वेक्टर के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हमें स्केलर को सीखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्केलर के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मतलब कि पहले हमें स्केलर की बात करनी होगी, उसके बाद हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। सिंपली अगर हम स्केलर वर्ड की बात करें तो उसकी मीनिंग होती है किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड, नंबर या वैल्यू। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्केलर वर्ड का मीनिंग ही मैग्नीट्यूड होता है, या नंबर या वैल्यू भी कह सकते हैं, इसीलिए उन क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम दिया गया है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो सिंपली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें, नाप सकें। फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसमें वैल्यू होगी उस क्वांटिटी की और उसके साथ उस क्वांटिटी का यूनिट भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बाज़ार से कुछ सेब खरीदना चाहते हैं तो हम उस शॉप पे जाएंगे जहाँ पर सेब हैं और हम शॉपकीपर को कहेंगे कि हमें कुछ सेब चाहिए। तो हमने ये नोटिस किया होगा कि शॉपकीपर हमें बोलेगा कि आपको कितने किलो सेब चाहिए। तो सिंपली जितने किलो हमें सेब चाहिए हम बता देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें 2 किलो सेब चाहिए, तो शॉपकीपर हमें ईज़िली 2 किलो सेब पैक करके दे देगा। मतलब कि ये जो 2 किलो हैं ये एप्पल्स का मास हुआ, और 2 यहाँ पर वैल्यू है और केजी मास का यूनिट है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जिसमें वैल्यू और यूनिट है। अगर हमारे पास एक रॉड है और हमने उसकी लेंथ मालूम की है, वो है 5 मीटर्स, तो इस कंडीशन में 5 जो है वो वैल्यू है और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, जो कि मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करता है। तो इसीलिए लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम एक थर्मोमीटर लेते हैं और उसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हमारा टेम्परेचर आता है 37 सेंटीग्रेड। तो इस कंडीशन में 37 वैल्यू है और सेंटीग्रेड यूनिट है टेम्परेचर का। तो ये कलेक्टिवली मैग्नीट्यूड बनाते हैं और इस मैग्नीट्यूड की वजह से टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर्स को नॉर्मल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एक अहम पॉइंट, 2 स्केलर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उसके साथ उनकी साइन भी सेम हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 10/2 kg इज इक्वल्स टू 5 kg। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों स्केलर्स इक्वल हैं या नहीं? एग्जैक्टली, ये दोनों स्केलर्स इक्वल हैं। कैसे? अगर हम 2 का टेबल लगाएं 2 पर 1 टाइम और 10 पर 5 टाइम्स, तो ये 10/2 kg बन जाएगा 5 kg, जो कि इक्वल है 5 kg के। इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी 5 है, इक्वल के बाद भी 5 है, और ऑब्वियसली साइन भी सेम है। उसके बाद जो है मैग्नीट्यूड में जैसे कि यूनिट भी आ जाता है, तो यहाँ पर यूनिट भी सेम है, किलोग्राम। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्केलर्स इक्वल हैं। हम स्केलर्स को सिंपली अलजेब्रा की मदद से ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 kg + 3 kg इज इक्वल्स टू 5 kg। पर यह बात जहन में रखनी होगी कि जिन 2 स्केलर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। उसके बाद हम उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 7 मीटर - 4 मीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर। यहाँ पर भी यूनिट सेम है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं स्केलर्स को, जैसे कि 6 मीटर स्क्वायर इंटू 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 मीटर स्क्वायर। और हम डिवीजन भी कर सकते हैं स्केलर्स की, जैसे कि 25 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 5 मीटर क्यूब। पर यह बात जहन में रखनी होगी कि स्केलर्स के जो यूनिट हैं वो सेम होने लाजमी हैं, तभी हम उनकी एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं, सिंपली एलिमेंट्री अलजेब्रा से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बस स्टॉप तक पहुंचना चाहते हैं और हमें नहीं मालूम कि वो कितनी दूर है, तो जाहिर बात है हम किसी से पूछ लेंगे कि बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है। तो आगे से जवाब आता है कि बस स्टॉप यहाँ से 5 किलोमीटर्स दूर है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई 5 किलोमीटर्स। पर क्या हम बस स्टॉप तक पहुँच पाएंगे इस इंफॉर्मेशन से? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं। हम किस तरफ जाएं, किस तरफ 5 किलोमीटर्स मूव करें तभी हम बस स्टॉप तक पहुँचें? मतलब कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये अभी भी इनकम्प्लीट है बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली, अब हम उन्हीं से पूछ लेंगे कि कौन से डायरेक्शन में है, तो वो बताएंगे कि 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। आप अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे 5 किलोमीटर्स तो आपको बस स्टॉप मिल जाएगा। अब हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है और हम बस स्टॉप तक पहुंच जाएंगे।
यहाँ पर क्या देखा हमने कि यहाँ पर बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए ना सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी बल्कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी। तो जब हम मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। और डिस्टेंस के मामले में अगर हम डायरेक्शन को ऐड करें तो वो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी होती है। तो उस क्वांटिटी का नाम है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तभी हम उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो क्या हम इसको वेक्टर कह सकते हैं? तो सबसे पहले देखना होगा कि वेक्टर की कंडीशन क्या है, कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो क्या लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड है? जी हाँ, बिल्कुल लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है और किसी न किसी यूनिट में तो इसको नापा जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, पर यहाँ पर पर्टिकुलर हमें डायरेक्शन पता नहीं चल रहा कि ये लाइन सेगमेंट ए से बी तक जा रही है या बी से ए तक आ रही है। तो हम इसको वेक्टर नहीं कह सकते, इसको हम स्केलर ज़रूर कह सकते हैं। पर अगर हम इसमें डायरेक्शन को भी मेंशन करें कि ये लाइन सेगमेंट ए से बी की तरफ जा रही है, तो अब हम इसको वेक्टर कह सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो होता है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डायरेक्शन को मेंशन किया गया हो। जहाँ से ये लाइन सेगमेंट स्टार्ट होता है उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट पूरा होता है या एंड होता है उसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जिसका हेड एरो की तरह हो तो उसको भी हम वेक्टर कहेंगे। वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें जो लाइन की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हो गया और एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली जहाँ से ये एरो स्टार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट और जहाँ पर वो एंड होता है वो है टर्मिनल पॉइंट। अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं ए से बी तक तो उसको रिप्रेजेंट ए बी से किया जाता है और उसके ऊपर एरो लगाया जाता है, कि जो हमें बताता है कि ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ए से बी तक। और अगर हम वही वेक्टर उतना ही वेक्टर बी से ए तक ड्रॉ करें तो उसको हम बी ए लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लगाएंगे, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है बी से ए तक। और ए बी को हम स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं जिसके ऊपर एरो लगा दें, और बी ए को हम स्मॉल बी से भी लिख सकते हैं जिसके ऊपर एरो लगा दें। ये दोनों तरीके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। और अगर हम ए बी का मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो वो इस तरीके से लिखेंगे कि मॉड्यूलस ए बी वेक्टर। और बी ए का मैग्नीट्यूड लें तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे मॉड्यूलस बी ए वेक्टर या ए बी वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर्स का सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तो इसीलिए अगर हम बी ए वेक्टर का मॉड्यूलस लें या ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस लें सेम ही आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस में मैग्नीट्यूड में सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता। पर हम ये भी जानते हैं कि ए टू बी और बी टू ए की लेंथ भी सेम है, तो इसीलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। पर डायरेक्शन के लिहाज से ये सेम नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि जो स्केलर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और जो वेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, जैसे कि दोनों की लेंथ 2 मीटर्स है, पर एक लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस या लेंथ, और दूसरा लाइन सेगमेंट जिसमें एरो हेड है जिसका डायरेक्शन मेंशन है तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये दोनों क्वांटिटीज़ हो गई, डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हो गई वेक्टर क्वांटिटी। उसके अलावा स्केलर क्वांटिटी में मास आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वीडियो में मेंशन की हुई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और अगर आपके जहन में कोई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो आप उनको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।